नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मौजूदा दौर में साइबर फ्रॉड से हर कोई परेशान है। किसी के फोन से ओटीपी भेजकर खाते से पैसे निकाल लिए जाते हैं तो किसी से ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर पैसे लेकर फ्रॉड किया जाता है। वहीं डिजिटल अरेस्ट कर डर दिखाकर लोगों की मेहनत की रकम ऐंठ ली जाती है। ऐसा हाल सिर्फ मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे देश का है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकिंग सेक्टर में ऐतिहासिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए पहली बार एक साथ 238 नए बदलावों का ड्राफ्ट जारी किया है। इन बदलावों का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और ग्राहक हितैषी बनाना है। आरबीआई ने इस मसौदे पर आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जिन्हें 10 नवंबर तक वेबसाइट rbi.org.in पर भेजा जा सकता है और अंतिम ड्राफ्ट मंजूर होने के बाद ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। प्रस्तावित सुधारों के तहत साइबर फ्रॉड के मामलों में यदि ग्राहक 3 दिन में जानकारी देता है तो उसकी जवाबदेही शून्य होगी। अगर बैंक समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर 25,000 तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। चोरी या लापरवाही की स्थिति में बैंक को लॉकर किराए का 100 गुना तक हर्जाना देना होगा। अब अगर बैंक के लॉकर में चोरी, डकैती, आग या प्राकृतिक आपदा से सामान को नुकसान होता है तो बैंक को उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। नए नियमों के मुताबिक बैंक को ग्राहक को लॉकर के वार्षिक किराए का 100 गुना हर्जाना भी देना होगा। पहले बैंक इस जिम्मेदारी से बच जाते थे, लेकिन अब ग्राहकों को लॉकर सुरक्षा की पक्की गारंटी मिलेगी। इस कदम से ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग में भरोसे और सुरक्षा का नया अनुभव मिलेगा। देखिए, एक बात को यहां समझना पड़ेगा, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें बड़े प्रस्तावित बदलाव हैं जो होंगे, और यदि ये बदलाव होते हैं, इसको इंप्लीमेंट कराया जाता है तो वो 1 अप्रैल 2026 से होगा। सुझाव मांगे गए हैं, कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आम जनता से जुड़ी हुई ये पूरी चर्चा भी है, ये पूरा विषय भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले कभी जागरूकता की बात नहीं की गई है, लेकिन इस वक्त पे सुरक्षा की गारंटी कितनी है, कितनी होगी, और इस साइबर फ्रॉड से जो लोग परेशान हैं उसका समाधान कैसे निकलेगा। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। साइबर एक्सपर्ट हैं शोभित चतुर्वेदी। शोभित जी, बहुत स्वागत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। रिटायर्ड अधिकारी हैं एसबीआई के अनिल चौबे। अनिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं शोभित जी आपसे करूंगी क्योंकि साइबर फ्रॉड की बात आ रही है। अच्छा, पहली बार नहीं हो रहा, बहुत सारी घटनाएं हम देख चुके हैं, बहुत सारी अभी भी हो जाती हैं। जागरूकता के लिए अलग अलग प्रयास किए गए हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है, जो बार बार कहा जाता है कि साइबर फ्रॉड से डरना नहीं है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को लाके ये एक नए जो एक प्लान तैयार करने की पूरी कोशिश है। कैसे इससे बच सकते हैं? एक तरफ कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ ये फ्रॉड हो भी जाता है, तो सुरक्षा की गारंटी कितनी और कैसे करेंगे? देखिए, आरबीआई का जो नया ये ड्राफ्ट आया है बहुत बढ़िया है, क्योंकि इस पर जब लोग अपने अपने प्रस्ताव भेजेंगे, क्योंकि मैंने भी इसमें 2 प्रस्ताव भेजे हैं, और सबसे मेन ज़रूरी चीज़ ये है कि जब फ्रॉड होता है तो व्यक्ति बैंक जाता है, बैंक जाके बात करता है कि सर मेरा ये फ्रॉड हो गया है तो उसको कहा जाता है कि वो पहले पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन कराए यही चीज़ देखा जाए, अगर बैंक उस चीज़ को क्योंकि जो फ्रॉड हुआ है वो बैंकिंग से फ्रॉड हुआ है, तो बैंक को एप्लीकेशन लेके उसको रोकना चाहिए। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करे और कंप्लेन वापस बैंक को लाए, तो बेटर उसका, क्योंकि पैसा रुक रहा है। अब वो थाने जाएगा, थाने से वापस आएगा, तो मिनिमम जो कैलकुलेशन लगाया जाता है कि फ्रॉड होने के 4 घंटे में अगर कर सकते हैं कंप्लेन, तो सबसे बेस्ट होता है कि उसका पैसा रुकने की संभावना होती है कि वो ट्रांसफर होता है, ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और यही चीज़ है कि बैंक कहता नहीं पहले आप पुलिस कंप्लेन लेके आइए फिर हम आपकी आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर एक जो है बैंक का एक थोड़ा सा जो रुख है वो थोड़ा सा बदलने के लिए बहुत अच्छा है कि अगर ये चीज़ आती है तो लोगों का पैसा सेफ हुआ, क्योंकि कोई जानबूझ के तो अपना पैसा फ्रॉड्स को देता नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं वो, क्योंकि अगेन हमेशा कहता हूँ कि अवेयरनेस की कमी है, या लोग सोचते हैं कि हाँ हमको सब पता है, पर गलती से गलती कर बैठता है और वही साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। आप देखें कि जो ओटीपी आप देते हैं, या आप एमपीबी का बिल भरते हैं, या .apk के चलान की आपकी फाइल आती है, या इन्विटेशन कार्ड .apk के आ रहे हैं, या आप लोन फ्रॉड की बात करें कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे जाके आप शेयर मार्केट में दोगुना तिगुना आप जो लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक जैसे कहते हैं ना कि आप लालच में या कहीं प्रलोभन में आप आके ये सारी चीज़ें करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा, हम बात करें डिजिटल अरेस्ट की, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। अभी कुछ नया केस अभी पता चला जिसमें एक बिजनेसमैन की नई कंपनी के उसके पेजेस को ही उसने स्ट्राइक करके उसको बंद किया और उससे पैसे ले लिए। तो ये कई चीज़ें हैं। तो आपको जब तक आप जागरूक होंगे, इसके लिए मैं उनको ही बताया
कि कई ऐसे आपके पास पोर्टल है जैसे संचार साथी .in। इस पोर्टल पे आप, अगर आपके साथ कोई लालच भली काम कर रहा है या आपको कोई ऐसी ब्लैकमेल कर रहा है, महिलाओं और लड़कियों के लिए खासतौर से उसमें एक अलग से पोर्टल दिया हुआ है, ठीक है। मोबाइल खो जाए तो उसी पोर्टल पे आप शिकायत कर सकते हैं। आपके नाम से कितनी सिम चल रही है आप उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। ये कब, जब आपके साथ होने की संभावना आपको लग रही है तो संचार साथी .in। अगर आपके साथ साइबर क्राइम हो चुका है तो cybercrime.gov.in पे आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, थाने जाने की जरूरत नहीं है, और उसी से आप करके फिर बैंक को आप इंटीमेट कर सकते हैं। पर बैंकों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसा केस आए हैं जैसे बिना OTP शेयर के पैसा निकल गया, है ना। अभी एक नया चेंजेस आया है कि जैसे आप मुझे 3 लाख 4 लाख का पेमेंट करते हैं तो जब तक आप बैंक को रिटर्न नहीं देंगे कि मैंने 2 लाख रुपए का पेमेंट किया है तो आपका चेक क्लियर नहीं होगा। तो कई चेंजेस हैं, जैसे ATM कार्ड में पहले सिम नहीं आती थी, अब उस पर चिप्स आने लगी हैं। तो कई ऐसे बदलाव हैं और आते जाएंगे। ATM से आप 10,000 से ऊपर विड्रॉ करते हैं तो OTP आता है। तो ये बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि क्या है कि जो तरीका चल रहा है, जिस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, कुछ लोग आधार कार्ड के गाँव में, जब हम कई केस ऐसे आए जो देहात के गांव के, जहाँ छोटे कस्बे की जगह जहाँ बात करें तो आधार कार्ड से पैसा ट्रांजैक्शन होता है, तो वो लोग उस फ्रॉड का शिकार होते हैं। तो इसको बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नियम है, कानून है, लॉज हैं, साथ में जो बैंक्स के लॉ हैं, मतलब मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ कि उनके जो नियम कायदे हैं उसमें बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे प्रस्ताव हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे तरीके हैं जो बैंक को बदलने पड़ेंगे, जिससे लोगों का पैसा सेफ रहे और साथ में बैंकिंग को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि उससे उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो हम जल्दी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री करके पुलिस को पकड़ाएं, जिससे वो पुलिस भी अपनी कार्रवाई पूरी कर सके। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। अनिल जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अनिल जी, साइबर फ्रॉड को रोकने की जो तैयारी है, बैंक की बड़ी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और इसको बहुत जल्दी प्रस्ताव सुझाव मांगे गए हैं, इम्प्लीमेंट कराने की बात हो रही है, कैसे देखते हैं? मैडम, जो अभी तो आप जो आज भास्कर में मेरे समाचार पढ़ा था, तो इस तरह का तो अभी जो नियम है वो वही का वही उसमें लिखा हुआ। अभी भी मतलब बैंक में क्या होता है कि यदि मान लीजिए कोई कस्टमर के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले वो यदि रिपोर्ट करने के लिए आता है। मेरी आवाज आ रही है आप तक? बोलिए। हेलो। हाँ अनिल जी, सुन पा रही हूँ, बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर सुन पा रही हूँ, बोलिए। तो यदि कोई ग्राहक बैंक शाखा में आता है और रिपोर्ट करता है तो बैंक उसके लिए क्या करता है, सबसे पहले हमारा एक सिस्टम बना हुआ है, CRM है ना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके माध्यम से वो क्लिक को जानकारी देता है। और जो क्लिक हमारा रहता है वो उसमें देखता है कि जो ग्राहक है उसने कोई अपना OTP तो नहीं शेयर किया है, लिंक तो नहीं शेयर की है। तो उसके लिए जो अभी भी नियम वही चल रहा है, 3 दिन के भीतर यदि करता है तो उसकी 0 लायबिलिटी रहती है और उसको 100% मिलता है, बशर्ते कि ग्राहक द्वारा कोई लापरवाही ना बरती गई हो। अनिल जी, एक चीज को और देखना पड़ेगा, बैंक लॉकर को लेके भी काफी सारी चीजें की जा रही हैं। इससे पहले एक घटना हमारे और आपके सामने आई थी कि गोल्ड था, उसको बदल दिया गया। ये सारी चीजें देखिए, ये वो छोटे छोटे पॉइंट है, जब लोगों तक ये चीजें जाती हैं एक डर का माहौल होता है, उनको इनसिक्योरिटी लगती है। तो ये जो सारी चीजें अब बैंक के ऊपर आएंगी या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कितना विश्वास जनता का जीत पाएंगे और कितना सफल होगा, क्योंकि कह तो दिया, इंप्लीमेंट कराने की बात हो रही है, सुझाव मांगे गए हैं और जनता पॉजिटिव रिस्पॉन्ड ही देगी, क्योंकि वो चाहती है कि सुरक्षा की गारंटी मिले। मैडम, अभी भी क्या होता है कि जैसे किसी ग्राहक द्वारा लॉकर में उसमें स्वर्ण रखा जाता है, मान लीजिए उसने गोल्ड लोन लिया, तो गोल्ड लोन के लिए अभी एक रिटेंशन लिमिट होती है हम लोगों की। तो यदि मान लीजिए जैसे जबलपुर की घटना हुई थी, तो जबलपुर में जो गोल्ड लोन जिन लोगों ने लिया था उस पर डकैती पड़ गई थी, तो एक रिटेंशन लिमिट रहती है जिसके अंतर्गत उस गोल्ड का बीमा होता है। तो वो गोल्ड के लिए यदि मान लीजिए चोरी हो जाता है, डकैती पड़ जाती है, तो अभी भी बैंक उसको रिटेंशन लिमिट के आधार पर क्लेम करके उनको ग्राहकों को पैसा देता है। अब रही बात लॉकर की, तो लॉकर में मतलब उसके लिए तो अभी बैंक पैसे भी उसको सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर कोई मतलब इस तरह की घटना होगी तो जो RBI की नियमावली आएगी भविष्य में 2026 में, जैसा कि बताया जा रहा है, तो उस हिसाब से बैंक अपना काम करेगी, उत्तरदायी होगी, जो तो वो लायबिलिटी अपनी वहन करेगी, कोई उसमें वैसी बात नहीं है। अच्छा, मैं एक व्यक्तिगत रूप से आपसे यदि समझने की कोशिश करूं साइबर फ्रॉड को लेकर, क्योंकि साइबर के एक्सपर्ट भी हमारे साथ बैठे हैं, ये जो एक्टिविटीज़ लगातार हो रही हैं या इस तरह के जो केसेस आते हैं, चाहे फ्रॉड को लेकर हो, OTP को लेकर हो, मुझे लगता है जागरूकता को लेकर बड़े बड़े प्रयास किए गए हैं, जागरूकता लाने की बहुत अच्छे से कोशिश की गई है। फिर भी जो चीज़ें हो रही हैं,
क्या लगता है ये जो पॉइंट्स आते हैं बैंकिंग के तरफ से जो चीजें अभी की जा रही हैं, प्रस्तावित है, क्या इन सारी चीजों से सारी चीजों पर कंट्रोल हो जाएगा? देखिए मैडम, अभी हम लोग क्या है कि जागरूकता के लिए बहुत अभियान चला रहे हैं। अभी तो यदि एमपी पुलिस की भी बात करें, यदि अपनी स्टेट लेवल की बात करें, तो एमपी पुलिस भी, उन्होंने एक साइबर सेल भी बनाया है और जागरूकता सप्ताह, जागरूकता माह के माध्यम से वो सभी लोगों के लिए ऑनलाइन फ्रॉड ना हो इसके लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारा स्टेट बैंक ने भी 2 महीने पहले एक पूरे राज्य स्तरीय, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है, एक जागरूकता अभियान चलाया था, जिसमें हम लोगों ने साइबर रथ बना के हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेमिनार करके, पर्ची बांट के, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था, जिससे कि लोग ना तो ओटीपी बताएं, ना भी अपना कोई लिंक शेयर करें। और अक्सर क्या होता है कि अब तो जैसे वो आया था कि आमंत्रण पत्र देकर भी लिंक शेयर करने के लिए, तो अलग अलग तरीके आ रहे हैं, जो उनको भी इस तरह से हमें फ्रॉड से बचना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग उनको पूरी तरह सचेत भी कर रहे हैं कि संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें, अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पासवर्ड ऐसी जगह ना लिखें कि वो गलत हाथों में पड़ जाए, है ना। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप को एंटीवायरस से अपडेट करें, पब्लिक वाईफाई से नेट बैंकिंग ना करें, और साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति सचेत रहें। डेबिट लेकिन कार्ड पासवर्ड, कभी कभी हम अनिल लोग जी क्या एक रहता है चीज कि को एटीएम। देखना पड़ेगा। जी मैडम। बैंक तो आजकल हमेशा ये भी कह देती है कि जितना ज्यादा आप डिजिटल उसमें जाएंगे, सारी चीज आप नेटवर्किंग से कर लीजिए तो बहुत इजी वे हो जाता है। नेटवर्किंग करने में आज भी लोग बहुत डरते हैं, सोचते हैं कैसे सारी चीजें ऑनलाइन हो जाएं, सारी चीजें कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं इन सब चीजों में सावधानी बरती जाए, मैं मानती हूं, लेकिन बैंक भी तो इन सब चीजों को बहुत इजी वे में कराने की कोशिश करता है ताकि आप प्रॉपर नेट बैंकिंग से कनेक्टेड हैं। और यदि आप नेट बैंकिंग से कनेक्टेड है उसके बाद ये चीजें हो रही हैं तो कैसे लोग इस चीज को डिनाई करेंगे? मैडम, जहां तक हमारी नेट बैंकिंग का सवाल है, एसबीआई की नेट बैंकिंग इतनी सुरक्षित है कि आज तक कोई भी फ्रॉड उसके सामने नेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं आया। अभी भी तक, आज की डेट तक रिकॉर्ड है कि आपके पास भी कोई एसबीआई की नेट बैंकिंग की फ्रॉड की कोई जानकारी नहीं हुई होगी। एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे पुराने समय में जब गैस सिलेंडर नहीं आए थे, लोग लकड़ी चूल्हे पर खाना बनाते थे, तब भी वही बात आई थी कि अगर हमने गैस सिलेंडर का लाभ लिया तो ऐसा ना हो सिलेंडर फट जाए, पूरे घर में आग लग जाए। तो आपकी सुविधा के लिए जो चीजें दी गई हैं, यदि आप उसमें सुरक्षा रखेंगे, आपका जीवन बड़ा मतलब सुविधाजनक हो जाएगा। आज के परिवेश में हमें ना तो ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, ना एयर टिकट के लिए, और भी जो कहीं ना कहीं यूपीआई आ गया है, तो हर जगह पे यूपीआई के माध्यम से हम पेमेंट करती, तो हमारी जीवन शैली बड़ी सुविधाजनक हो गई है, बशर्ते हम उसमें लापरवाही ना बरतें। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। शोभित जी, क्योंकि नेट बैंकिंग की बात निकली है, ये कहाँ से होता है भाई? साइबर फ्रॉड इसी को हम कहेंगे कि जो चीजें यहाँ से कनेक्ट हो रही हैं। अभी एक जो बात निकली, किसी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि नेट बैंकिंग एसबीआई की बहुत सेफ है, लेकिन हम बाकी चीजों पर सवाल उठा सकते हैं। तो नेट बैंकिंग है, आप कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें मांगी जाती है, हर बैंक की जिम्मेदारी है, फिर भी फ्रॉड हो जाता है, तो उसके लिए क्या एक विकल्प हो सकता है? देखिए, बात सिंपल से आप समझिए। भारत के लोग अभी नर्सरी क्लास में हैं, और वो जो इक्विपमेंट्स और जो नेट यूज़ कर रहे हैं वो समझ लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है। 5G से लेके हमारे जितने डिजिटल नए नए हमारे आइनेक्स आ गए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस जितने भी हैं ये बहुत रिस्की भी हैं, सेफ भी हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। कैसे समझिए, जब आपके पास बैंक आप जाते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो ओटीपी आता है कि 10,000 से ऊपर आप ही हो, बैंक ने कंफर्म किया, आपने कहा हाँ मैं ही हूँ, मुझे ले दीजिए। नेट बैंकिंग में जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक जो इसका वर्चुअल कीबोर्ड ओपन कर देता है कि आप उससे करिए, अपने नॉर्मल कीपैड से मत करिए। तो बैंक तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मैनुअल फॉल्ट होता है। एक्चुअल आपके पास फ़ोन आया कि साहब मैं फला कंपनी से बात कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा है, और आप मैं आपका केवाईसी अपडेट कर रहा हूँ, या मैं बैंक से ही बात कर रहा हूँ, या बैंक के थ्रू कुछ आपके पास मैसेज आता है, कॉल आता है, तो लोग विश्वास में, या जैसे कहते हैं अज्ञानतावश, या जैसे कहते हैं कि अवेयर ना होने के कारण वो उसको ओपन करते हैं, बात कर लेते हैं, उससे ओटीपी शेयर कर देते हैं। जब ओटीपी शेयर कर दिया, मतलब आपने बैंकिंग में तो फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन फ्रॉड कहाँ हुआ? आपके पैसे का, क्योंकि आपने ओटीपी दिया, उसका ट्रांजैक्शन हो गए। तो 90% से ज़्यादा केस भारत में जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 420 के, जिसमें आदमी को ब्लफ किया जाता है, या किसी चीज़ में प्रलोभन दिया जाता है, या उल्लू बनाया जाता है, सीधी भाषा में बोला जाए तो मूर्ख बनाया जाता है।
और अभी आप देख रहे हो आरबीआई का एक वो बहुत बड़ा एक ऐड चल रहा है जिसमें वो ये कहते हैं कि कह दीजिए हम मूर्ख नहीं हैं। तो आप सबसे निवेदन यही है लोगों से जो देख रहे हैं कि आप चीज़ों को लेके जब आप लेते हैं, कोई भी लिंक आए या कोई भी ऐसी करे तो उसको आप ध्यान से दें। यही सतर्कता बरतनी है आपको, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत सिक्योर हैं, लेकिन करने वाला व्यक्ति, क्योंकि आप जैसे बच्चों को दे देते हैं, बच्चे कई बार कर लेते हैं, या कई बार होता है ऑनलाइन गेमिंग्स में। आपने कभी गेम सुना होगा कि एक अभी कई इंदौर का ही केस था, 5 लाख रुपए चले गए, बच्चे ने निकाल के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो कुल मिला के जब तक एंड यूज़र उसको ओके नहीं करेगा, ओटीपी नहीं देगा, या जब तक उसको यस नहीं करेगा, जब तक वो होता नहीं है। हैकिंग का मामला भारत में लगभग 10% के आसपास ही है, जो बहुत कम केसेस हैं, और वो बड़े फ्रॉड्स होते हैं, उसमें अमाउंट बड़ा होता है। लेकिन जो छोटे 2,000, 5,000, 15,000, 50,000 ये जितने हो रहे हैं, ये आदमी को वरगला के, प्रलोभन दे के, या उससे ही ओटीपी या उससे ही लिंक्स को शेयर करा के, जैसे .AP के मोबाइल में गई तो मोबाइल आपका जो है वो रिमोटली एक्सेस हो जाएगा दूसरे पार्टी से, और वो मोबाइल को चला सकता है, वो ओटीपी अपने पास मंगा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। तो बैंकिंग सेक्टर्स के जो अकेला एसबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सारे ये डिजिटली स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? मैनुअल फॉल्ट है, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है, हम लोग जानते नहीं, हम लोग जागरूक नहीं है। क्योंकि जागरूकता लगभग एक ऐसी चीज़ है, जैसे छोटे बच्चों को हम जब घर से जाता है तो बोलते हैं ना कि किसी की टॉफ़ी मत लेना, तो अब हमको ये बड़ों को ये बताना पड़ेगा, बच्चों को सिखाना पड़ेगा, या अब तो क्योंकि डिजिटल है तो बच्चों को, बड़ों को समझाना पड़ेगा कि कोई लिंक आए तो ओपन मत करिए, ओटीपी किसी को दीजिएगा नहीं, बैंक वाले कभी फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सएप पे पुलिस वाले कभी कॉल नहीं करते, ये जैसे डिजिटल अरेस्ट चला था बीच में। तो आप समझिए कि लोगों को उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है। तो जानकारी कैसे मिलेगी? आप ऐड ले रहे हैं, आप रथ लेके चल रहे हैं, लेकिन जग जग जन, जिसे कहते हैं घर घर जाके, जैसे हम लोग निर्वाचन आयोग घर घर जाके नाम पूछता है, सर्वे होता है, बिल्कुल। इस टाइप से जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक लोग इस चीज़ से बचेंगे नहीं, कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार होंगे। क्योंकि ये 420 है एक्चुअली, क्योंकि वो जो फ्रॉड हो रहा है वो कंप्यूटिंग डिवाइस से, ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन नेटवर्क से हो रहा है, तो वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। अन्यथा ये पूर्णतः 420 ही है। बिल्कुल। और इसके लिए देखिए, क्योंकि टीम है, पुलिस प्रशासन है, वो काम भी करता है, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को सुरक्षित करें, हम कैसे इसको रोक सकते हैं अपने हैंड से, ये हमें करना है। अनिल जी, क्योंकि बैंक की जो बहुत सारी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, और आने वाले समय में उम्मीद भी है जो इन सुझाव और प्रस्ताव जो 20 पॉइंट्स रखे गए हैं उससे बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन निकलेगा। और आपने भी कहा कि जहां तक नेट बैंकिंग की बात है तो एसबीआई जो है, आरबीआई जो है, ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डील करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि एक जो मन में पॉइंट आता है डिजिटल बैंकिंग का, क्योंकि हर बैंक में ये चीज़ें हैं, और इस चीज़ को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते कि हम लोगों को बोल दें कि आप नेट बैंकिंग मत करिए, या हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ एसबीआई में ही जाइए। हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो हर्जाना देने की बात है, जो लोग लॉकर सिस्टम यूज़ करते हैं डिफरेंट बैंक में जिनके अकाउंट हैं, उन सबके लिए जो आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, जिनको एक पूरा प्रारूप तैयार करके रखा गया है सामने, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद कितनी बड़ी एक चुनौती जैसी है बैंक्स के लिए भी, क्योंकि जाहिर तौर पर इतने लोगों का डेटा सुरक्षित रखना, इतने लोगों का अमाउंट होता है, लॉकर हैं तो वो सारी चीज़ें हैं, तो चुनौती बैंक की तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि कुछ भी ऊंच नीच होती है तो सबसे पहले बैंक पर आना है। बिल्कुल मैडम, आपका कहना बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या है कि बैंकिंग जो व्यवस्था है पूरी विश्वास के ऊपर आधारित है। आप पैसा जमा करते हैं तो आपको मालूम है कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं तुरंत इसको बैंक जाके इसको निकाल के इसका उपयोग कर लूंगा। तो यह विश्वसनीयता बनाए रखना बैंकिंग का भी काम है, और निश्चित रूप से जो जो गाइडलाइंस होती है उनको पालन करना भी बैंक का काम है। और अब विदेशों में तो ऐसा होता है कि आपका ब्याज नहीं मिलता, आपको पैसा रखने के लिए आपके चार्जेस लिए जाते हैं। तो भारत में तो बचत को प्रोत्साहित करने के लिए हम उनके ऊपर ब्याज भी देते हैं, और मतलब काफी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बैंकिंग के लिए चुनौती तब भी थी और आज भी है, और भविष्य में भी वो बैंक इस माध्यम में पूरी तरह मतलब खराबी उतर रहा है। लोगों का विश्वास कायम है। रही बात, जैसे आज हमारा कार्यक्रम केंद्रित है साइबर क्राइम के ऊपर, तो साइबर क्राइम के ऊपर भी मतलब चूंकि बैंक सुविधा दे रहा है, तो सुविधाओं के साथ साथ कुछ जो कभी कभी हमें क्या होता है कि हमारे द्वारा लापरवाही हो जाती है। जैसे हम पर्स पब्लिक प्लेस पर रखते हैं और उसमें से चोरी हो जाए तो कहीं कि हमारा
पर्स चोरी हो गया। तो हमें जागरूक रहना है। तो जैसा सुमित भाई ने भी बोला कि घटनाक्रम चूंकि हम ही उसको ओरिजिनेट करते हैं। अब जैसे जो इस तरह के फ्रॉड होते हैं कि वो आपको जानकारी दे के बताते हैं कि भाई आपके साथ, आपके पैन कार्ड के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आपका पैन कार्ड आधार कार्ड मिला है और आप सुरक्षित नहीं है तो आप इतनी राशि उपलब्ध कराएं। तो इस तरह से हमें ही जागरूक रहने की आवश्यकता है मैडम। तो बैंक तो अपने लिए बिल्कुल खरा उतर रहा है, अपने जो उसके लिए विश्वसनीयता है वो बना के रख रहा है ग्राहक के प्रति। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ग्राहक की लापरवाही ना हो तो बैंक ने उसके लिए मदद ना की, बशर्ते ग्राहक भी उतना सचेत रहे। बिल्कुल। अच्छा, इन सारी चीज़ों को कैसे डील कर सकते हैं सर, क्योंकि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं और अभी कुछ मैंने जो एक गोल्ड वाली बात की थी कि लॉकर से ही चीज़ें चेंज हो गई, नकली रख दिया गया, मतलब ये किस किस्म का फ्रॉड है? ये तो सुन के ही एकदम ताज्जुब हुआ कि ये सारी चीज़ें भी अब होती हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग चीज़ें हैं जो लोग लॉकर सिस्टम यूज़ करते हैं। सभी बैंकों में बड़ा सिक्योरिटी होता है, उसको सबसे सुरक्षित माना जाता था, वहाँ भी सेंध लग गई, तो सवाल तो उठा है। नहीं नहीं, आपका कहना बिल्कुल सत्य है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन क्या होता है कि बैंक का लॉकर सिस्टम भी ऐसा नहीं है। एक चाबी आपके पास रहती है तो एक चाबी बैंक के उच्च अधिकारी जो उसको डील करता है उसके पास रहती है। हम्म। तो दोनों चाबी जब तक नहीं मिले तब तक लॉकर खुलता नहीं है ना। अब कभी ऐसा हो जाए कि हमारी चाबी हम भूल जाए, है ना, ग्राहक के रूप में, और कोई यदि बैंक के किसी एक आध, मतलब जो आप कह रही तो उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, एक आध घटनाक्रम कभी ऐसा किसी की अन्य बैंक के साथ हो गया हो तो उसके लिए बाकी ऐसा होता नहीं। वो भी एक विश्वसनीयता के ऊपर आधारित एक समझौता है, तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब कहाँ की घटना है मुझे उसकी जानकारी नहीं कि ऐसा लॉकर में इसे भी बदल गया, तो मेरे लिए भी खुद अचरज की बात है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत बड़ी घटना थी और हाल ही में हुई है कि वहां ज्वेलरी निकाल ली गई और मतलब असली सोना निकाल के नकली सोना रख दिया गया। और ये सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, क्योंकि इस चीज को मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करती हूँ कि एक चाबी ग्राहक की होती है, एक बैंक अधिकारी के पास होती है। आप जब जाएंगे तब बिना दोनों चाबी के लॉक खोल नहीं सकता, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उस समय आया। ठीक है, आपके नॉलेज में नहीं होगा, लेकिन मैं बता रही हूँ, इस खबर ने सबको बहुत आश्चर्यचकित किया और इसीलिए जब ये लॉकर सिस्टम की बात हुई तो बड़ा सवाल उठा कि लोग कैसे विश्वास करेंगे, वो कि कोई भी बैंक हो उसमें तो फिर यही बात आ जाएगी कि कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने कहा ना, नियम ऑलमोस्ट सब जगह सेम होते हैं कि आप कितनी सुरक्षा, कितना सुरक्षित रूप से इस चीज को देख रहे हैं। शोभित जी, यहाँ पे किसका फॉल्ट देखा जाएगा जो इस तरह की घटनाएं होती हैं? ये तो इसके लिए तो सीधे सीधे बैंक ही जिम्मेदार होगा। कोई कोई उसका लॉकर का तो हैकिंग हो नहीं सकता, या कोई यहाँ पे नेट बैंकिंग नहीं जुड़ी है, तो ये सारे फ्रॉड भी हमको देखने पड़ेंगे। एक्चुअली फादर मेरे बैंक में ही थे, तो मुझे अच्छे से याद है, आज से 10-12 साल पहले कैसे ऐसे ही केस हुआ था बैंक का। तो फादर इन्वेस्टिगेट करने गए थे। सो लॉकर एक्चुअली सेम, लॉकर की 2 चाबी होती हैं और जब भी आप लॉकर खाली करते हैं तो वो चाबी को डिस्ट्रॉय करके उस लॉक को हटा दिया जाता है। बट क्योंकि वो गलती रही, मैंने कहा मैनुअल फॉल्ट, गलती रही उस व्यक्ति की, उसने लॉकर की चाबी नहीं बदली और उसने वही लॉकर की चाबी किसी और को इशू कर दिया। उस व्यक्ति का जिसका लॉकर जिसने खाली किया उसका 2 लॉकर थे, उसका एक लॉकर उसका पुराना था, एक नया। उसने क्या किया, उसकी एक चाबी अपने पास बनवा कर रख ली थी। वो गया, क्योंकि जब वो आते हैं लॉकर, वो आपसे पूछते हैं कि आपका लॉकर का नंबर बताइए, वो आपका वो ये नंबर है। अगर आप लॉकर में गए हैं अंदर तो आप अपना बताओ ये नंबर है। उसने चाबी लगा, यहाँ पे चाबी लगा, नो ओपन कर दिया। फिर आपने कहा मेरे पास एक लॉकर और ये और लॉकर है, वो आपका लॉकर पूछेंगे। अब उसने बाहर रजिस्टर में देखा नहीं कि 2 लॉकर है या एक लॉकर, उन्होंने आके चाबी लगा दी, यो भी खुल गया। ठीक है, वो व्यक्ति बाहर चला गया, कि वो अपनी चाबी निकाल के चले जाते हैं। आपकी जैसी चाबी से आप लॉक करो तो लॉक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने उस लॉकर में से सामान निकाला, उसको लॉक किया, अपना काम किया और अपना कमा करके वो चला गया। दिन में लगभग 10-20 लोग तो आते ही होंगे लॉकर में, बिल्कुल। तो अटेंड में आप रजिस्टर में एंट्री करते हैं, वहाँ पर वेरीफाई होता है, लेकिन वो गलती हो गई और वो गलती पता चली लगभग 1 साल बाद कि साहब उसके लॉकर का सामान चोरी हो गया। अब ये देखिए मैनुअल फॉल्ट हुआ, क्योंकि गलती क्या हुई कि उसने लॉकर की चाबी और वो लॉक नहीं चेंज किया। तो ऐसे ही कुछ फॉल्ट मेरे ख्याल से इस केस पे भी होगा कि ये कुछ ऐसा ही सिस्टम होगा जिस कारण से ये लॉकर का हुआ। अन्यथा बैंक के लॉकर सबसे ज़्यादा सेफ माने जाते हैं और विश्वसनीय है, क्योंकि हम लोग को भी सामान और आप लोग को भी सामान सब लॉकर यूज़ करते हैं।
लेकिन कहाँ गलती होती है, एक मैनुअल फॉल्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे अभी सर ने कहा था कि SBI, आपको लास्ट टाइम याद होगा SBI ने बीच में पूरे ATM बंद हो गए थे और पूरे ATM कार्ड्स चेंज हुए थे। कारण यही था कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई थी, बिकॉज इनका जो डेटा था वो लीक हो गया था। कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं जिनका डेटा लीक हुआ है, और ये एक मैनुअल फॉल्ट भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अगर हैक होता तो अकाउंट से पैसा निकलता, पैसा नहीं निकला, डेटा लीक होने की खबर मिली और उसमें काफ़ी हल्ला मच गया कि ऐसा हो गया। इसका कारण भी यही है कि बैंक्स के अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ है जिसके अंदर डेटा शेयरिंग का, जिसे हम कहते हैं डेटा माइनिंग, कि बैंक अपने आप में बैंक है, उसका ही इंश्योरेंस है, उसका ही लोन डिपार्टमेंट है, उसका ही आपके साथ और भी शेयर ट्रेडिंग का है। तो ये जो आपका डेटा है, ये धीरे धीरे शेयर होता है मैनुअली आदमियों के पास कि हाँ ये हमारा कस्टमर है, तुम इसको फ़ोन लगाओ, उसको और क्रेडिट कार्ड दे दो, या तुम इसको इंश्योरेंस की बात कर सकते हो, या इनसे आप डीमैट की शेयरिंग की बात कर सकते हो। तो वो जो व्यक्ति है, वो जो जॉब छोड़ता है तो वो डेटा साथ लेके जाता है। वो जो डेटा है एक्चुअल, वो डेटा कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। तो ये मैनुअल फॉल्ट है और इस मैनुअल फॉल्ट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपका आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, आपका घर का एड्रेस है, आपकी सारी जानकारी है। केवल उसके अंदर एक चीज़ नहीं होती, आपका साइन, और उसमें आपके OTP और ये आपके पासवर्ड नहीं होते। तो ये जब पूरा डेटा जब निकलता है तो ये डेटा माइनिंग में जाता है, और कहीं ना कहीं ये मैनुअल फॉल्ट में आता है। चाहे ये प्राइवेट बैंक हो, चाहे ये गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे नेशनलाइज बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, ये डेटे जब मार्केट में आते हैं तब तकलीफ पैदा करते हैं। बिल्कुल, देखिए, तो साइबर फ्रॉड से परेशान मत होइए। जो चीज़ें हो रही हैं उसके लिए काम किया जा रहा है। बैंक की जो जिम्मेदारी तय की गई है, जो जवाबदेही तय की गई है, उसको लेके थोड़ी राहत ज़रूर आने वाले समय में मिलेगी, लेकिन ये तब होगी जब जो सारे सुझाव मांगे गए हैं, इन सारी चीज़ों पर काम होना शुरू हो जाए। तो समय है, अच्छा है, एक सकारात्मक रूप से यदि कोई डिसीजन आता है तो वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन रही बात जागरूकता की, तो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं शोभित जी ने भी बताए हैं, बहुत सारी बातें अनिल जी ने भी बताई हैं, तो वो अपने हैंड पर लोगों को करना होगा ताकि आप यहाँ से चीज़ों को बचा पाएं और उसका शिकार कम से कम आप लोग ना हो। समय की भी सीमा है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 20 पॉइंट ऐसे हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे एक बड़ा बदलाव हम बैंकिंग सेक्टर को लेकर आने वाले समय में देखेंगे, और साइबर फ्रॉड को रोकने की ये पूरी तरीके से तैयारी है और बैंक की जिम्मेदारी तय की गई है। कितनी सफल होगी ये तो हमें आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।